हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जीके चैनल पर। हिंदी सीरीज का आज एक और यानी कि दूसरा वीडियो लेकर आज उपस्थित हूँ। पहला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा वर्णमाला। अगर नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ देखें, उसके बाद ये वीडियो आप देखें। शब्द और उसके भेद, आज का वीडियो रहेगा शब्द और उसके भेद। शब्द के प्रकार, प्रयोग के आधार पर कितने शब्द होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने शब्द हैं, रचना के आधार पर, विकार के आधार पर, इस तरीके से हम लोग आज शब्द पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। शब्द और उसके भेद। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि जिसका कोई अर्थ निकलता हो, अर्थपूर्ण होनी चाहिए, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे कि अजब, कमल, जगमग इत्यादि, ये शब्द हैं क्योंकि इनका एक अर्थ निकलता है। जैसे हमने कह, इसकी जगह हम अगर लिख दें जगह, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। जैसे कि रोटी, रोटी में अगर हम ई की मात्रा हटा दें, राट कर दें वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई मतलब नहीं निकलता उसका। इसका मतलब है कि एक अर्थ निकलना चाहिए। दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बना हुआ ऐसा शब्द जिसका एक सार्थक अर्थ निकले, उसे हम शब्द कहते हैं। ठीक है। हिंदी में शब्दों के कुछ प्रकार हैं, इनको वर्गीकृत किया गया है। तो आगे देखेंगे कि इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। सबसे पहले इनका वर्गीकरण किया गया है रचना या बनावट के आधार पर। याद रखेंगे रचना। तो रचना के आधार पर तीन प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कि हमारे जो शब्द हैं कहाँ से एडॉप्ट किए गए हैं, कहाँ से आए हैं, वो होता है व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। जैसे कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। विदेशज को ही हम लोग आगत कहते हैं क्योंकि दूसरी जगह से आए हुए शब्द, उनको आगत शब्द कहा जाता है। अर्थ के आधार पर अगर देखें तो एकार्थी और अनेकार्थी। विलोम शब्द, पर्यायवाची। ठीक है। एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची। ये जो शब्द होते हैं ये अर्थ के आधार पर डिवाइड किए गए हैं। यही पर्यायवाची को हम लोग समानार्थी कह देते हैं और विलोम शब्द को विपरीतार्थी कह देते हैं, जैसा कि अन्य किताबों में आपने लिखा देखा होगा। ठीक है। और अगला होता है विकार के या प्रयोग के आधार पर। दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी में भी चार प्रकार के आते हैं और अविकारी में भी चार प्रकार के आते हैं। ये हम लोग जब आगे डिटेल में पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। नंबर एक पहले देखते हैं रचना के आधार पर। जैसे कि हमने बताया था, रचना के आधार पर तीन प्रकार के शब्द होते हैं। इसको याद करने का तरीका है कि रचना, रचना में तीन शब्द आते हैं, तीन वर्ड आते हैं। इस प्रकार से याद रखेंगे कि रचना के आधार पर शब्दों की संख्या कितनी है, तीन। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि रचना के आधार पर शब्द कितने होते हैं या अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हम लोगों को बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि रचना के आधार पे कितने होते हैं, प्रयोग के आधार पे कितने होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पे कितने हैं। इस तरीके से याद रखेंगे। तो नंबर एक, रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के सार्थक खंड या टुकड़े ना किए जा सकें, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि कोई शब्द है कल, कल को अगर हम तोड़ते हैं का और ला, इसका कोई जो सार्थक खंड ना बन रहा हो, जैसे कि का कोई सार्थक खंड नहीं, ना ही ला, इस तरीके से अगर होता है कि सार्थक खंड नहीं बन रहा है तो समझो वो रूढ़ शब्द है। जैसे घोड़ा, कटोरी, बहुत सारे शब्द हैं जो सार्थक अर्थ नहीं देते तोड़ने के बाद। अगला आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं, योग, इसका मतलब होता है यौगिक से योग, मतलब किसी के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। और ये अगर अलग अलग किए जाए, इनको खंड में विभाजित किया जाए, तब भी ये सार्थक खंड दिखाते हैं, कि ये सार्थक अर्थ ही दिखाते हैं उन खंडों का। जैसे कि राजपुरुष, अगर इसको हम तोड़ेंगे राज और पुरुष अलग अलग तोड़ेंगे तब भी इनका एक सार्थक अर्थ निकलता है। जैसे कि देव आलय, देव प्लस आलय, देवदूत, देवदूत, अलग अलग इनको अगर हम तोड़ रहे हैं तब भी इनका एक सार्थक अर्थ निकल रहा है। तो याद रखेंगे कि यौगिक शब्द वो होते हैं जिनको दो खंडों में विभाजित करने पर भी उनका एक सार्थक अर्थ निकलता है। अगला है योगरूढ़ शब्द।
ऐसे शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को ना प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि पर्यायवाची जो शब्द होते हैं वो अपना एक बहुब्री समास के एक उदाहरण होते हैं, हमने देखा होगा कि अपना अर्थ ना दर्शा के तीसरा तीसरा अर्थ दर्शाते हैं। जैसे कि पंकज, दशानन, लंबोदर, वज्रपाणी। और इसमें मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे योग रूढ़ में बहुब्री समास के ही उदाहरण देखने को मिलेंगे। 99% ऐसे ही होंगे जो बहुब्री समास के उदाहरण होंगे। ठीक है, जैसे पंकज, पंकज जैसे कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। दशानन जिसके 10 हैं आनंद अर्थात रावण। लंबोदर जिनका लंबा है उदर यानी कि पेट। इस तरीके से गणेश। वज्रपाणी इस तरीके से मतलब ये दर्शाते हैं। तीसरा अर्थ दिखाएंगे आपको। आप जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं 4 प्रकार के। तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। विदेशज को ही हम लोग कहते हैं आगत। ठीक है। तत्सम, तत् प्लस सम यानी कि तत् उसके, सम माने समान। उसके तत् का मतलब अभिप्राय, उसके से अभिप्राय है आपका संस्कृत भाषा से। मतलब संस्कृत भाषा के ही समान जो शब्द हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि अग्नि, रात्रि, सूर्य, जल, इस तरीके जो शब्द हैं इनको हम लोग कहते हैं तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा से हिंदी में हूबहू बिल्कुल वैसे ही बोले जाने वाले शब्द तत्सम कहलाते हैं। और आगे है तद्भव शब्द। तद्भव तत् प्लस भव। तत् माने उसके यानी संस्कृत, भव माने होना, उसके जैसा ही होना, उसका ही होना। और थोड़ा सा रूप बदल कर जो हिंदी में बोले जा रहे हैं उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि अग्नि का आग हो जाता है, रात्रि का रात, सूर्य का सूरज। इस तरीके से जिनका थोड़ा सा स्वरूप बदल गया है और हिंदी में बोले जा रहे हैं वो शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। आगे देखेंगे देशज शब्द। देशज यानी कि देश में ही जन्म लेने वाला अर्थात देश में जन्मा। ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं उनको हम देशज शब्द कहते हैं। देशज जैसे कि थैला, पेट, पगड़ी, लोटा, खटखटाना, खिचड़ी इत्यादि शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जो कि आप लोग आमतौर पे जो भाषा में इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर देशज शब्द ही होते हैं। और हम लोग अगर बोलचाल में इस्तेमाल करेंगे इन शब्दों को तो आसानी से पहचान पाएंगे कौन सा देशज है कौन सा विदेशज है। खासकर तद्भव और तत्सम को तो आसानी से पहचाना जा सकता है। जो भी हम लोगों को बोलने में थोड़ा सा शुद्ध लग रहा है समझ लो वो तत्सम शब्द है। संस्कृत के समान लग रहा है वो तत्सम शब्द है। अगला देखेंगे विदेशज यानी आगत। इसका अर्थ होगा विदेश प्लस जा, मतलब विदेश से जन्मा हुआ अर्थात विदेश में जन्मा। ऐसे शब्द जो लगातार विदेशी मूल के परस्पर संपर्क के कारण अपने देश में प्रचलित हो गए। क्योंकि हमारे यहाँ अंग्रेज भी आए, मुगल भी आए, तो कई सारे शब्द भी हमारे यहाँ इस्तेमाल होने लगे जो कि विदेशी भाषा के हैं। जैसे कि ऑफिसर, हॉस्पिटल, टेलीफोन, कैप्टन, कैंची। इस तरीके जैसे कि हॉस्पिटल, ऑफिसर ये अंग्रेजी भाषा के हो गए। कैंची आपका तुर्की भाषा का हो गया। रिक्शा है ये तो बहुत पूछे जाने वाला शब्द है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये जापानी भाषा का शब्द हो गया। इस तरीके जो शब्द होते हैं वो विदेशज शब्द कहलाते हैं। फिर एक आता है संकर शब्द। संकर शब्द की सीधी सी डेफिनेशन है कि दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने नए शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी, रेल आपका अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी आपका हिंदी शब्द है, तो रेलगाड़ी ये आपका हो जाता है संकर शब्द। जैसे कि छायादार, छाया प्लस दार, छाया आपका संस्कृत शब्द है, दार हो गया फारसी, तो हो गया छायादार, ये भी आपका संकर शब्द हो गया। इसी तरीके से हो गया रफू रफू चक्कर, ये आपके हो जाते हैं संकर शब्द। संकर बहुत ही कम पूछा जाता है। देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम यही शब्द आपसे ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं।
जैसे कि अन्य भाषाओं के भी कुछ शब्द हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। जैसे कि अरबी भाषा के कुछ शब्द हैं, किताब, तारीख, औरत, आदमी, गरीब, इज्जत, इस्तीफा, किस्मत। इसी तरीके से फारसी के हैं, कबूतर, चश्मा, चरखा, बुखार, जलेबी, कारखाना, अदालत, चपरासी, रुमाल। इस तरीके शब्द हैं जो फारसी भाषा के। अंग्रेजी के वो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएंगे। लालटेन, रेल, टिकट, ग्लास, वारंटी, पॉलिसी, फीस, शेयर, अपील। इस तरीके शब्द जो हैं वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, जो आमतौर पे हिंदी में बोले जाते हैं। तुर्की भाषा के शब्द कैंची, कुली, कालीन, बेगम, उर्दू, मुगल, दरोगा। जो आपका आप परीक्षा देने वाले हैं यूपीएसआई की दरोगा पद की परीक्षा देने वाले हैं, ये भी आपकी तुर्की भाषा से ही लिया गया है। अगला है पुर्तगाली भाषा, अलमारी, आलपिन, कमीज, पिस्तौल, तंबाकू। यानी कि दरोगा भी आपका हो गया तुर्की का, और आपको पिस्तौल की जरूरत पड़ेगी, वो आपका हो गया पुर्तगाली भाषा का। चीनी के तो आप आराम से वैसे चीनी भाषा जो होती है, जो चीन में बोली जाती है, उसके आप आराम से पहचान लेंगे। उसमें कहीं ना कहीं चा आपको मिल जाएगा, जैसे कि चाय, चीनी, लीची, चीकू इत्यादि। जापानी भाषा की बात की जाए तो रिक्शा बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, ये याद रखेंगे आप लोग। अब जानेंगे हम लोग अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, इसको समानार्थी भी कहते हैं, विलोमशब्द यानी विपरीतार्थी। पहले जानेंगे एकार्थी शब्द क्या होते हैं। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है वो एकार्थी शब्द कहलाते हैं। मतलब वो कहीं पर भी हो अपना एक ही मतलब उसका एक ही अर्थ प्रदर्शित करेंगे। जैसे कि गंगा, राधा, लखनऊ, मार्च, किताब इत्यादि जैसे शब्द होते हैं, इनका मतलब सिर्फ एक ही होता है। अनेकार्थी शब्द के बारे में जानेंगे, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, मतलब अपना अर्थ एक से अधिक दर्शाते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग अर्थ होता है जिनका, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि कर हाथ भी, उस हाथ से भी रिलेट करता है, और टैक्स टैक्स से भी रिलेट करता है आपका कर। कनक, सोना, धतूरा, इसके भी दो अर्थ निकलते हैं। हार, हार को भी हम पराजय में भी देखते हैं, गले की माला के तौर पे भी हम हार को देखते हैं। इस तरीके जो शब्द होते हैं वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जो दो या दो से अधिक मतलब अपने प्रदर्शित करते हैं, उनको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अगला है आपका समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। ऐसे शब्द जो समान अर्थ देते हों समानार्थी शब्द कहलाते हैं। सीधा जैसे इसकी डेफिनेशन है, समानार्थी समान अर्थ देते हों। जैसे कि आकाश, आकाश के कितने अर्थ निकल रहे हैं, नभ, गगन, आकाश, अंबर, व्योम, इनका सबका मतलब समान ही है, तो ये समानार्थी शब्द हो जाते हैं आपके, जिसको हम लोग पर्यायवाची भी कहते हैं। बादल, जलद, वारदी। अब जब हम लोग वर्णमाला खत्म होगा, अभी आपका शब्द भेद होगा, इसी तरीके से पूरा ग्रामर जब हम लोगों का खत्म होगा, फिनिश होगा, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शब्दावलियाँ। तब अभी तो सिर्फ ये आपको डेफिनेशन पढ़ाई जा रही है कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने होते हैं, तो उनकी छोटी छोटी सी डेफिनेशन है। जब हम लोग डीप में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग विलोम शब्द का एक टॉपिक लाएंगे, कम से कम उसमें 100 विलोम शब्द कराए जाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इसी तरीके से पर्यायवाची का एक टॉपिक आएगा, उसमें से कम 100 पर्यायवाची पढ़ेंगे हम लोग, जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची, उनमें से ही परीक्षा में कोई ना कोई पर्यायवाची आपको मिल जाएगा। देखते हैं विलोम शब्द क्या होते हैं। विलोम शब्द ऐसे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे पाप, पुण्य, ये आपस में विलोम हो गए। आदमी, औरत, विलोम हो गए। दिन, रात, ये भी आपके विलोम हो गए। हंसना, रोना, ये भी आपका विलोम शब्द के अंतर्गत ही आएगा। अगला है आपका प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं ये, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना रहती है वो यहीं से बनते हैं। क्योंकि प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। तो प्रयोग के आधार पर विकारी में चार भी आते हैं और अविकारी में भी चार आते हैं। इसको जब हम लोग डीपली पढ़ेंगे तब जानेंगे। जैसे कि विकारी में आ जाते हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये आपके आ जाते हैं विकारी के अंतर्गत। और अविकारी के अंतर्गत भी चार आते हैं,
संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये आपके हो गए विकारी शब्द, जिनमें इसका अर्थ होता है कि जिसमें लिंग, वचन, कारक इत्यादि के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और जिसमें इनके आधार पर रूपांतरण नहीं होता है वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि लड़की सो रही है, अब इसी को हम कर दें लड़का सो रहा है, तो देखिए लड़की से लड़का, यानी कि लिंग परिवर्तन हुआ यहाँ पे, लिंग के आधार पर परिवर्तन हो गया। लड़का दौड़ रहा है, और अगर इसी को कह दिया जाए लड़के दौड़ रहे हैं, तो ये वचन के आधार पे हो गया। लड़का आपका एक वचन था, लड़के हो गए बहुवचन, तो वचन के आधार पर परिवर्तन हो गया। लड़के के लिए खाना लाओ और लड़कों के लिए खाना लाओ, वचन के आधार पर। इस तरीके से अगर परिवर्तन होता है तो विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको बताया संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। जब हम लोग जिस टॉपिक को ख़त्म करेंगे तो इनका एक अलग अलग टॉपिक मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। संज्ञा से क्वेश्चन बनते हैं, क्रिया से बनते हैं, सर्वनाम से बनते हैं और विशेषण से, और क्रिया विशेषण से भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत अच्छे। तो इसलिए इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद हम लोग संज्ञा को एक अलग टॉपिक में अच्छे से डिस्कस करेंगे। संज्ञा क्या है? मोहन, किताब, आगरा, लड़का, अमेरिका, इस तरीके से संज्ञा। सर्वनाम मैं, तू, वह, यह, वह, उसे, इसे, इस तरीके से शब्द जो आते हैं ये सर्वनाम कहलाते हैं। क्रिया सोना, खेलना, खाना, पीना, जाना, आना इत्यादि जो चीज़ें होती हैं ये क्रिया कहलाती हैं। विशेषण अच्छा, बुरा, नीला, पीला, भारी, हल्का, ये आपके विशेषण कहलाते हैं। आगे अविकारी शब्द यानी अव्यय, वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, कारक व काल के आधार पर बदला ना जा सके, अर्थात जो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं या अव्यय कहलाते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण अव्यय जैसे कि आज, कल, अब, इधर, उधर इत्यादि। संबंध बोधक में, से, पर, के ऊपर, से पीछे इत्यादि, ये होते हैं आपके संबंध बोधक, जो संबंध दर्शाते हैं किसी चीज़ से। समुच्चय बोधक जो कंजक्शन का कार्य करते हैं, जैसे अंग्रेजी में आपने पढ़ा हुआ कंजक्शन, उसी समुच्चय बोधक होते हैं। और परंतु, या, इसलिए, क्योंकि, ये जो शब्द होते हैं समुच्चय बोधक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक आहा, हाय, हाय राम, इस तरीके जो शब्द आते हैं विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। इनमें से एक टॉपिक आपको पढ़ना होगा क्रिया विशेषण, इसका एक अलग से टॉपिक आएगा क्रिया विशेषण, क्योंकि इससे अच्छे खासे क्वेश्चन ग्रामर में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो रहा है। अब इससे रिलेटेड लगभग 10 से 12 क्वेश्चन रखे गए हैं। अगर आप लोगों ने थ्योरी सेक्शन बहुत अच्छे से कवर किया है तो आप लोग, उम्मीद है, बहुत अच्छे से टेस्ट को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं टेस्ट। पहला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद किए गए हैं, निम्न में से कौन सा भेद गलत है? अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज, उत्पत्ति के आधार पर। तब देखिए यहाँ पर तत्सम, तद्भव, विदेशज, ये तीन ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन यौगिक हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। यौगिक हम लोगों ने पढ़ा था बनावट के आधार पर, यानी व्युत्पत्ति के आधार पे हमने पढ़ा था यौगिक शब्द। तो यहाँ पे सही आंसर हम लोगों का होगा यौगिक, ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताइए। जो शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं, विकसित हुए हैं और वैसे के वैसे ही नॉर्मली भाषा में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो उन लोगों उन शब्दों को हम लोग कहते हैं तत्सम शब्द। और जिनका स्वरूप बिगड़ गया है उनको हम लोग तद्भव कहते हैं। तो ये हमारे हो जाएंगे तत्सम शब्द। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द बताइए। तो देखिए सूरज, सूरज को हम लोग सूर्य कहते हैं, ये तो हमारा तद्भव हो गया। कुआं, ये भी हमारा तद्भव शब्द है। और कपूत,
ये भी तद्भव शब्द है आपका। जो स्वर्ण है, स्वर्ण ये बिल्कुल तत्सम शब्द है, क्योंकि इसका तत्सम होता है सोना। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं। अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं आपके चार, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। यानी कितने, चार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द बने हैं। आपसे पूछना चाह रहा है कि तद्भव शब्द कैसे बने होते हैं, कहाँ से आते हैं और कौन से होते हैं। हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों में बदलाव से, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तो विदेशी शब्दों से बने हुए शब्द तो विदेशज हो जाते हैं, उर्दू में भी बदलाव होगा तो ये भी विदेशज हो जाएंगे एक तरह से। संस्कृत शब्दों में जो कुछ बदलाव होता है उसी को हम तद्भव कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संस्कृत का थोड़ा सा परिवर्तित स्वरूप ही तद्भव शब्द है, जैसे कि जल को पानी कह देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव बताना है, यानी कि संस्कृत से थोड़ा उसका स्वरूप बिगड़ा हुआ होना चाहिए, प्रॉपर संस्कृत का शब्द नहीं होना चाहिए। ग्राम शुद्ध शब्द है, यानी तत्सम शब्द। अश्रु तत्सम है। सूर्य ये भी तत्सम शब्द है आपका। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा माथा, ये आपका तद्भव शब्द है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माथा। अगला प्रश्न देखेंगे, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। देशज, तत्सम, तद्भव या विदेशज। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, खिचड़ी आपका देशज शब्द है, जो देश में ही जन्मा हुआ शब्द है, यानी कि देशज। खिचड़ी कैसा शब्द है आपका, देशज। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है। ये हम लोगों ने एग्जाम्पल में पढ़ा था, रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है। तो रेलगाड़ी संकर शब्द की श्रेणी में आता है, क्योंकि रेल ये एक अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी ये अपना देशज शब्द है या हिंदी भाषा का शब्द है। तो रेलगाड़ी ये आपका हो जाएगा संकर शब्द। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संकर। अगला प्रश्न है, वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो उन्हें क्या कहते हैं। मतलब अगर अकेला वो संपूर्ण शब्द है तब तो उसका सार्थक अर्थ निकलेगा, लेकिन अगर उसको हम खंडों में विभक्त कर देंगे, दो खंडों में विभक्त करने पर उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं रह जाता। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास, रूढ़, योग रूढ़, यौगिक या संकर। तो डेफिनेशन के हिसाब से जो यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा रूढ़। जो रूढ़ शब्द होते हैं वो सार्थक खंड नहीं होते उनके, तो राइट आंसर होगा रूढ़। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। चाय जो कि चीनी भाषा का है, रिक्शा जापानी भाषा की। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कैंची, ऑप्शन डी, ये आपका तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखेंगे, विकार या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। बताएंगे आप लोग। थ्योरी सेक्शन अगर हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट किया है तो जरूर बता पाएंगे विकार के आधार पर या प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं सिर्फ दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। लेकिन इसके अंतर्गत भी चार चार शब्द आते हैं, जैसे कि विकारी के अंतर्गत आ जाते हैं चार और अविकारी के अंतर्गत भी चार आते हैं। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इसी प्रकार अविकारी में भी आते हैं क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, समुदाय बोधक, इस तरीके से आपके अविकारी में आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द बताना है, लेखक, विद्यालय, योगी, पुस्तक। तो यौगिक शब्द की डेफिनेशन थी जो योग से बनता है, दो शब्दों के योग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन बी विद्यालय। विद्यालय यहाँ पर यौगिक शब्द है। अगला प्रश्न है जो आपके टेस्ट के लिए रखा गया है। आप लोगों ने थ्योरी सेक्शन कंप्लीट किया, टेस्ट भी कंप्लीट किया, और ये आपके टेस्ट के लिए जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। निम्न में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, घुड़सवार, चक्रपाणी या रेलगाड़ी। आई होप इसका आंसर आप लोग अच्छे से दे पाएंगे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, टॉपिक पसंद आया, तो आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे आपको आगे की वीडियो मिलते रहे। आज हम लोगों ने पढ़ा शब्द और उसके भेद। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। शब्द, शब्द यानी कि शब्द की सबसे छोटी मौखिक इकाई यानी कि ध्वनि, और शब्द की अगर लिखित इकाई पूछा जाए तो वर्ण। समझ इसमें अंतर आप समझेंगे कि शब्द की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है ध्वनि, और शब्द की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वर्ण, और शब्द की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई अगर पूछा जाए तो शब्द। ठीक है, आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। लाइक करें। जय हिंद।